नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। मध्य प्रदेश के सतना में 5 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की मौत की सजा को उम्र कैद में बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा केवल तभी लागू होनी चाहिए जब किसी अपराध में उम्र कैद की सजा कम प्रतीत हो। न्यायमूर्ति NV रमना, न्यायमूर्ति मोहन M शांतनागौदर और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने सचिन कुमार सिंगराह को 25 साल के कारावास की सजा सुनाई। हालांकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में सचिन की फांसी की सजा की पुष्टि की थी और इसके साथ ही अब एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या बलात्कार के मामले में फांसी के प्रावधान के बावजूद उम्र कैद की सजा सही है। देश में बलात्कार के खिलाफ बने कठोर कानून के बाद भी क्या बलात्कार जैसे संगीन गंभीर अपराध में फांसी की जगह उम्र कैद की सजा विकल्प हो सकती है, समझेंगे अपने 3 खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ PK मल्होत्रा साहब हैं, पूर्व सचिव कानून मंत्रालय भारत सरकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगिता वैना हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वागत है आपका। माला दीक्षित हमारे साथ हैं, कानूनी संवाददाता दैनिक जागरण से, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में योगिता आपसे करना चाहूँगा, इस पूरे केस को देखने के बाद लोअर कोर्ट की बात करें, इसके बाद हाई कोर्ट और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस सज़ा को बदला है, फांसी से उम्र कैद में 25 साल की सज़ा में तब्दील कर दिया है, बलात्कार और उसके बाद जो गुस्सा, देश में कानून और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कैसे देखती हैं आप? देखिए, एज एन एक्टिविस्ट जब हम लड़ रहे हैं, काफ़ी सालों से लड़ाई कर रहे हैं और इतना अच्छा वेलकम मूव भी आया है सरकार की तरफ से, ऑर्डिनेंस आया कि जो बच्चों के साथ बलात्कार और ऐसे गंभीर अपराध करेंगे तो उनको फांसी की सज़ा होगी। फिर ये बातें क्या बेमानी हो जाती हैं, क्या ये सिर्फ कागज़ों पे हो जाता है या सिर्फ अनाउंसमेंट्स बन के रह जाती हैं कि जो समन्वय है सरकारों और कोर्ट्स के बीच में वो तो कहीं गायब सा दिखता है। लोअर कोर्ट ने फांसी दी, हायर कोर्ट ने फांसी दी और सुप्रीम कोर्ट ने आकर उसको खारिज कर दिया। तो मुझे नहीं समझ आता कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, किस तरह का मैसेज जाएगा बलात्कारियों को, किस तरह का मैसेज और कॉन्फिडेंस जाएगा विक्टिम्स के परिवारों को कि क्या है। देखिए, निर्भया में भी क्या हुआ है, लोअर हाई कोर्ट से हो गया, सुप्रीम कोर्ट में भी अवार्ड कर दिया गया, अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। आज तक हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को फांसी की सजा एग्जीक्यूट हुई है और 4 में से वो भी 3 आतंकवादी थे और 1 सेक्सुअल क्राइम का जो था क्रिमिनल धनंजय चैटर्जी जो सब जानते हैं उसी को मिला है। अभी तक हम निर्भया के आरोपियों को फांसी पे लटकता नहीं देख पा रहे हैं, तो हम किस बात का बदलाव देखेंगे। जहां चाइना है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं हर चीज़ में, और आज तो चाइना का मुद्दा भी उठा है, हम हर चीज़ में प्रोग्रेशन की तरफ, चाइना की तरफ देखते हैं। पिछले साल 1000 लोगों को उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई और 1000 लोगों को एग्जीक्यूट भी कर दिया उसी साल। और हमारे यहाँ सिर्फ सज़ा सुनाते रहते हैं। 2017 में 108 व्यक्तियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई और पर उनका अगर यही हाल होना है, कोर्ट्स का टाइम वेस्ट कर सुप्रीम कोर्ट में अगर खारिज होना है, तो मुझे लगता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। और पता नहीं, ज़्यादा तो शायद मुझे लगता है एक्सपर्ट्स बता पाएंगे। लेकिन योगिता, जब कोर्ट ये कहता है कि मृत्युदंड तभी दिया जाना चाहिए, फांसी की सजा, जब उम्र कैद की सजा अपराध से जुड़े तथ्य, हालात और परिस्थिति में कम प्रतीत हो, वो एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करने के पक्ष में है सुप्रीम कोर्ट। जी, हर कोर्ट, आई थिंक लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सबका यही है कि 10 आरोपियों को छोड़ दिया जाए और एक ना आरोपी को सजा ना दीजिए। वो एक कानून का एक उसी बेस पे चलता है सारा कानून। पर अगर तथ्य मैच करते हैं, पर हमारे देश में तथ्य मैच कैसे करेंगे? आप मानिए, जो FSCL की रिपोर्ट होती है, 4-4, 5-5 साल मेरे खुद के जो हम डील करते हैं केसेस में, 5-5 साल तो आपको रिपोर्ट ही नहीं आती है, विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं। आप देखिए ना किस तरह का बेस दे रहे हैं न्याय प्रक्रिया को। अगर वो इतने सारे लूपहोल्स हैं, इतने सारे लूज एंड्स हैं, तो जिनको आप करेक्ट नहीं करेंगे तो मेरे को लगता ही नहीं फिर कोई आरोपी सजा तक पहुंचेगा। तो मुझे लगता है हर चीज़ को पुख्ता करने की ज़रूरत है। और उनका कहना अपनी जगह ठीक है कि ये सब देखना चाहिए, पर ये भी तो देखना चाहिए ना कि FSCL की लैब हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में एक ही है, जहाँ 5-5 साल तक सैंपल्स बड़े लैब्स हो जाते हैं। तो किस तरह से हम उसको प्रूव करेंगे कि देयर वाज अ रेप और नॉट। सो मल्होत्रा साहब, कैसे देखेंगे इस फैसले को? और क्योंकि इसको लेकर एक सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिससे योगिता कह रही हैं, ऐसे कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि कठोर कानून की बात जनता ने की, राज्य सरकारों ने, केंद्र ने भी बलात्कार के मसलों में कानून में संशोधन किया, अध्यादेश आया, फिर संशोधन लागू किए गए, और उसके बाद अगर इस तरह के मामलों पर हायर कोर्ट जाकर उसे उम्र कैद में बदल दे तो फिर क्या है इसके मायने? कविंद्र जी, जहाँ तक जिस केस का आपने जिक्र किया उसके तथ्यों की बात है, और जहाँ तक मुझे इसके तथ्य ठीक से याद हैं, इस केस में एक्यूज जो है वो ऑलरेडी 14 साल की सजा जेल में काट चुका है और इसकी सजा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी इस केस में भी कंफर्म की थी।
डेथ पेनल्टी कंफर्म होने के बाद में उन्होंने मर्सी पिटीशन स्टेट गवर्नमेंट को दिया और वो मर्सी पिटीशन का कंसिडरेशन प्रेसिडेंट द्वारा होना था। 4 वर्ष तक वो मर्सी पिटीशन मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के पास पेंडिंग रही और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन सेंटर में आने के बाद में उस पर कार्रवाई हुई और वो रिजेक्ट हुई। जो उसने दोबारा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली उसमें उसने यही कहा कि ये जो मर्सी पिटीशन के कंसिडरेशन में डिले हुआ है ये अपने आप में एक मिटिगेटिंग फैक्टर है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अपने ही लेड डाउन नॉर्म्स हैं कि डेथ पेनल्टी शुड बी गिवन इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस और क्या एक्यूज्ड के रिफॉर्म होने की संभावना है। इस तरह के बरियार का एक केस है 1990 का, उससे 1999 2009 का, उससे पहले 1980 का एक बचन सिंह का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में देनी चाहिए। उन प्रावधानों को ध्यान में करते हुए जो ये डिले हुआ, अगर एक व्यक्ति की डेथ से पेनल्टी मुझे दी गई है और उस फियर में वो इतने साल जेल में काटता है तो कोर्ट ने इसको एक मिटिगेटिंग फैक्टर लेकर के उसकी डेथ पेनल्टी को आजीवन कारावास में कन्वर्ट किया है। और आजीवन कारावास में उन्होंने ये नहीं कहा कि आप उसको बाहर भेज देंगे, आजीवन कारावास देते उन्होंने ये कहा है कि टिल डेथ ही विल कंटिन्यू इन जेल। तो मैं समझता हूं ये जो एक वर्ड ओवर एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है कि डेथ पेनल्टी शुड बी अबॉलिश्ड, इसके ऊपर बहुत बहस हो चुकी है, 15-20 साल से बहस हो रही है। 35वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने भी इस पर विचार करने के लिए कहा। 262वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट जिसमें मैं भी सदस्य था उसमें भी इस पर विचार हुआ और मेजॉरिटी व्यू ये था कि हमारे देश में भी डेथ पेनल्टी जो है वो एबॉलिश हो जानी चाहिए। हालांकि मैंने उसमें अपना डिसेंटिंग नोट दिया और मैंने कहा कि हमारे देश में अभी वो स्थिति नहीं आई है जिसमें कि आप डेथ पेनल्टी एबॉलिश करो, क्योंकि आज भी हम ऐसे कानून बना रहे हैं और हमारे यहाँ जो आज की तारीख में एनवायरनमेंट है, चाहे वो टेररिज्म को लेकर है, क्राइम रेट को इंक्रीज को लेकर के है, ड्रग अब्यूज को लेकर के है, डेथ पेनल्टी अभी उसको एबॉलिश करने का समय नहीं आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए जो प्रोविजन बनाई है उसके अंदर चेक एंड बैलेंसेस का प्रावधान है और उस चेक एंड बैलेंसेस को देखते हुए आज भी हमारे देश में जो डेथ पेनल्टी दी जाती है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाती है। तो इस केस में डेथ पेनल्टी देने के बाद में जो मिटिगेटिंग फैक्टर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि उसकी मर्सी पिटीशन जो कि उसका एक अधिकार था उसको आपने 6 और 7 साल लगा दिए, तो ये एक मेन कारण था जिसकी वजह से उसकी डेथ पेनल्टी को उन्होंने आजीवन कारावास, और आजीवन कारावास 14 साल का, 20 साल का, 25 साल का नहीं है, टिल डेथ वो जेल में ही रहेगा। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पर माला जी कि जिस तरीके से नॉर्म्स हैं और जब बलात्कार के मामले में हमने देखा आंदोलन हुए, लोग सड़कों पर आए, एज अ पीड़ित पक्ष की अगर मैं बात करूं, उसे उम्मीद जगती है कि मामला कोर्ट में जाएगा और जब सरकारों ने कड़े कानून बनाए हैं और फांसी की सजा का प्रावधान दिया है और निचली अदालतें अगर उसे कंटिन्यू कर रही हैं तो जाहिर है कि ऊपर भी जाकर उस फैसले पर अमल किया जाएगा। लेकिन किन्हीं कारणों से उसके अलग अलग कानूनी प्रावधान या मैं कहूँ कि रास्ते हो सकते हैं जिसके चलते उसको आजीवन कारावास की सजा दी गई, फिर पीड़ित पक्ष को क्या न्याय कहा जाएगा? क्या वो उसे उम्मीद जगेगी कि मेरे साथ न्याय हुआ है? देखिए, पीड़ित पक्ष को न्याय, ये अपने यहाँ एक लीगल सिस्टम बना हुआ है। अगर 4 बैरियर्स उसमें हैं ताकि कोई निर्दोष को सजा ना हो पाए और चारों जगह चेक एंड बैलेंस है, तो ये एक सिस्टम की बात है। कोई भी पीड़ित पक्ष होगा उसको इस सिस्टम को मानना पड़ेगा। दूसरे, मान लो लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से और इवन सुप्रीम कोर्ट से भी अपहेल्ड हुई थी फांसी, तो फिर हमको ये सिस्टम देखना पड़ेगा। आप देखिए, राजीव गांधी के हत्यारों वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब तय किया है कि फांसी की सजा जो मर्सी पिटीशंस वगैरह वो बहुत दिन तक नहीं पेंडिंग रखेंगे, इसको मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस माना जाएगा। किसी के ऊपर आप अनिश्चित काल तक ये तलवार नहीं लटका के रख सकते कि तुम्हें कल फांसी होनी है। ये अपने आप में एक सजा, एक टॉर्चरमेंट होता है। और जब कभी कानून जो है, कानून मानव फेस जो है ना, मानवाधिकार और उससे अलग नहीं हो सकता। जब आप जज बैठता है तो वो सारी परिस्थितियों पे विचार करता, उस समय केस की मेरिट पे विचार नहीं होता। जैसे इस केस का मल्होत्रा साहब बता रहे थे कि उसमें अगर मर्सी पिटीशन में डिले का ग्राउंड आया था तो उस समय केस की मेरिट पे विचार नहीं हुआ कि इसने क्या केस किया था। उस समय सिर्फ ये हुआ विचार कि ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। यही तो मेरा सवाल है कि अगर किसी दूसरे के कारण से या किसी तीसरे की वजह से केस में डिले हुआ, मर्सी पिटीशन में डिले हुआ, तो फिर जो पीड़ित पक्ष है उसमें क्या गलती है? क्या उसे उस कानून और उसमें सजा के प्रावधान के तहत उसे इंसाफ नहीं मिला? फिर इसका मतलब
नहीं, उसके बाद भी सजा जब कन्वर्ट करता है कोर्ट तो इस पहलू को याद रखता है। जैसे उससे कहा गया कि टिल डेथ वो जेल में रहेगा, कभी बाहर नहीं आ सकता। तो कोर्ट ने ये बैलेंस किया कि उसको जो टॉर्चरमेंट हुआ और जो विक्टिम फैमिली है उसको जो टॉर्चरमेंट और टेंशन है, उन दोनों के बीच संतुलन कैसे कायम रखा जाए। देखिए, आप यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि फांसी और उम्र कैद, बेसिक हमारा ये पहलू। इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1955 तक अपने यहाँ ये कानून था कि अगर कोई हत्या में जुर्म में पकड़ा जाता और साबित होता है तो उसको फांसी की ही सज़ा दी जानी थी, और अगर जज फांसी नहीं देता था तो उसको अपने फैसले में रिकॉर्ड करना पड़ता था कि वो फांसी क्यों नहीं दे रहा। इसके बाद कानून में बदलाव हुआ, और कानून, क्योंकि हम दुनिया जो है थोड़ा आगे बढ़ रही है, हम उदारवादी हो रहे हैं, तो कानून में बदलाव होकर के ये हुआ कि नहीं, मैंडेटरी नहीं है कि फांसी दी जाएगी। आप फांसी एक्सेप्शनल होगी, फांसी इज़ नॉट रूल। उसको एक्सेप्शनल होगी जब आप फांसी देंगे तब कारण बताएंगे कि क्यों फांसी दे रहे हैं, अदरवाइज उम्र कैद दी जाएगी। माला जी, वो चीजें मैं कहूँ कि काफी पुरानी हो गई। अगर हम पिछले एक दशक की बात करें, जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं बढ़ी, जनता में रोष बढ़ा, सरकारों पर दबाव बना और सरकारों को बलात्कार के मामले पर फांसी की सजा का प्रावधान करना पड़ा, तो जाहिर है कि एक जनता की मांग और सेंस को देखते हुए सरकारों ने कानून को कड़ा किया। अब अगर कानून को कड़ा करने को अमल पे नहीं ला सकते हैं तो फिर क्या माना जाए कि जिस तरीके की डिमांड थी या जो इच्छाएं थी उससे अलग जा रहे हैं हम, फिर उसको बदलना चाह रहे हैं? मल्होत्रा साहब, देखिए, कानून को कड़ा करना पार्लियामेंट का काम है अगर सिचुएशन डिमांड करती है। लेकिन आप इस समय, आज तो हम बात कर रहे हैं फांसी की सजा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बाकी भी कानूनी प्रावधानों को देखें, आईपीसी के बाकी भी प्रावधान है, कितनी सजा होनी चाहिए। कानून प्रेस्क्राइब करता है मैक्सिमम, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक केस में मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट कितना दिया जाएगा वो डिस्क्रिशन हमेशा कोर्ट को दी जाती है, क्योंकि हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। इसलिए ये अधिकार जुडिशरी को दिया गया है कि क्या सिर्फ मान लीजिए किसी केस में 7 साल की सजा है, अप टू 7 ईयर्स, इसका ये नहीं कि उसको 7 साल की ही सजा मिलेगी, उससे कम सजा भी हो सकती है, उसके साथ फाइन भी लग सकता है, फाइन नहीं भी लग सकता। वो डिस्क्रिशन जो कोर्ट को दिया गया है वो केस के सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स को देखते हुए दिया गया है। अगर हम फांसी के प्रावधानों की बात करें तो वो भी मैक्सिमम पनिशमेंट है। आज भी हमारे देश में लगभग 25 कानून ऐसे हैं जिसमें फांसी का प्रावधान है। 25 कानूनों में 75 प्रोविजन ऐसे हैं लगभग जिसमें फांसी का प्रावधान है। उसके बावजूद भी बहुत कम केसेस में फांसी की सजा दी गई है, और वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने लॉ लेट डाउन किया है कि किन किन केसेस में फांसी की सजा दी जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा है, मैक्सिमम पनिशमेंट ऐसा है जो इरिवर्सिबल है। आपने अगर किसी को मान लीजिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया और वो बाद में रिव्यू फाइल करता है, कोई तथ्य ऐसे सामने आते हैं, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन फांसी की सजा को आप अगर एग्जीक्यूट हो गया तो रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए इसके लिए प्रावधान बड़े कड़े बनाए गए, और जुडिशरी के ऊपर भी एक सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगाई गई कि आप किन केसेस में ये देंगे। जैसा मैंने कहा कि बच्चन सिंह के केस में 1980 में सरकार कोर्ट ने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस कौन से होंगे उसके नॉर्म्स ले डाउन किए गए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा 2009 में कि क्या ऐसा संभव है कि इस आदमी को रिफॉर्म किया जा सकता है, अगर रिफॉर्म नहीं किया जा सकता तो भी फांसी की सजा होगी। ये उन्होंने एक नया पैरामीटर डाल दिया। और तीसरा पैरामीटर जो सामने आया वो ये है कि अगर सिस्टम में ही डिले हो जाता है, जैसा कि जिस केस आप डिस्कस कर रहे हैं, इस केस में 4 साल तक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की मर्सी पिटीशन के ऊपर, और जब कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने जवाब भी कोर्ट में नहीं फाइल किया। तो कोर्ट के सामने और कोई रास्ता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि इसलिए इसको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, दिस इज अ मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस, और उसकी वजह से हम इसको लाइफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। योगिता, इस केस में तो मुझे लगता है अगर इसमें मध्य प्रदेश सरकार की गलती है, उनको कटघरे में खड़ा करके उनसे सवाल करने चाहिए, ना कि उसको सजा को कन्वर्ट करके फांसी से उम्र कैद कर देना चाहिए, क्योंकि गलती विक्टिम के परिवार की नहीं। हमारे देश की यही विडंबना है कि यहाँ पर अपराधी को तो मौका दिया जाता है पर विक्टिम को मौका नहीं मिलता, स्पेशली जब विक्टिम है नहीं और परिवार स्ट्रगल कर रहा है, जिस तरह के निर्भया के माँ बाप करें। और ना जाने ऐसे कितने माँ बाप हैं, हमारे पास ही कितने केसेस हैं, निर्भया जैसे ही केसेस हैं, उसमें हम देखते हैं उनकी जद्दोजहद, उनकी स्ट्रगल, उनको पता तक नहीं चलता उनकी हेयरिंग कब है, वो कब जाना है, किससे मिलना है, कब तो ये एक जंजाल है जिससे मुझे लगता है कि हमें इसकी शिफ्ट जो फोकस है वो विक्टिम पे ज़्यादा होनी चाहिए, अपराधी पे कम। और हमारे कानून में अभी और हमारी जो सेंसिटिविटी है
चाहे वो कोर्ट्स की है या किसी की भी है, वो अपराधी की तरफ ज़्यादा है, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए ज़्यादा है। इस केस में तो मुझे लगता है क्लियर कट मध्य प्रदेश सरकार जवाबदेही है और उनको जवाब लेकर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन जब कानून अदालत कोई फैसला सुना रही है योगिता, तो जाहिर है कि जो उसके प्रोसीजर हैं और उस प्रोसीजर को पूरा फॉलो करने के साथ साथ तथ्यों के आधार पर जो कानून के लॉ या नियम हैं उसको फॉलो करते हुए फैसला सुना रही है, तो हम कैसे उम्मीद करें कि वो उसको नजरअंदाज कर सके? देखिए, इसमें तथ्यों की तो कोई बात ही नहीं थी, इसमें तो डिले की वजह से उन्होंने ये रीजन दिया कि डिले इन मर्सी पिटिशन में जो उसका डिले हुआ था, तो वो डिले का रीजन चाहे वो सरकारें थी या जो भी था, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन डिले के साथ कानून ये ऑप्शन भी देता है ना कोर्ट को कि आप फिर उसको किस तरीके से क्या और विकल्प दे सकते हैं। जी वही बात है, मैं बात तो वही, एक तरफ तो आप ऑर्डिनेंस ला के ओवरनाइट ये कह देते हैं कि जता देते हैं, और देखिए जो बच्चों के प्रति अपराध है, हम महिलाओं की बात करते हैं और सेक्सुअल वायलेंस की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे बच्चों के साथ इतने घिनौने अपराध दिन ब दिन होते जा रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। और मैम ने एग्जाम्पल दिया 1950 या 55 का, बट अभी आप देखिए every third child is sexually abused and there are a lot of murders after raping a child. So आप ये देखिए कि आपको उसके स्पीड में चलना पड़ेगा, आपको उसको पेस को रखना पड़ेगा, नहीं तो ना जाने ये मैसेज कैसे जाएगा, किस तरह से वो रुकेंगे। एक तो आप फांसी लगाइए, कम से कम दिखे तो सही कि वो डर, वो खौफ आरोपी के मन में रहेगा, तो हो सकता है हम एक बच्चे की जान बचा लें। एक क्या आपको लगता है कि फांसी या उम्र कैद की बजाय फांसी ज्यादा मजबूत डिटरेंट है? एब्सोल्युटली, और टाइमली फांसी, खाली फांसी अनाउंसमेंट हमें पेपर पे नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि उसका विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो 1 साल या 2 साल का समय हो, उसमें एग्जीक्यूट कर दिया जाए। जैसे कि मैंने बताया, चाइना ने 1000 फांसी सुनाई पिछले साल, तो 1000 फांसी दे दी। तो आप ऐसा ही कोई एग्जाम्पल दीजिए, नहीं तो फिर वो बेमानी है जिस तरह से हमारे देश में आंकड़े कहते हैं कि जैसे कि मल्होत्रा साहब ने कहा कि जिन अपराधों में फांसी की सजा के प्रावधान किए गए, फांसी की सजा के प्रावधान के बाद भी वो अपराध की संख्या ना तो कम हुई है और आंकड़े बढ़े हैं। देखिए दिए नहीं है। आप बताइए, धनंजय चैटर्जी, एक इंसान को आपने फांसी चढ़ाई सेक्सुअल वायलेंस में, वो भी 2004 में, और अभी उसके बाद निर्भया केस हुआ, अभी तो ये बढ़ता ही जा रहा है। आप अखबारें खोल के देखिए, आप मीडिया रिपोर्ट्स देखिए, और जो कि सरफेस पे आते हैं, हम तो ग्राउंड रूट पे काम करते हैं, ग्रास रूट पे, तो हमें मालूम है कि कितना सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन तो बढ़ते ही जा रहा है। तो आपको ये एग्जाम्पल देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये जैसे निर्भया के आरोपियों को भी आप फांसी पे चढ़ा देंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, और मुझे लगता है डेटरेंट का काम करेगा। मुझे नहीं लगता कि फांसी देने के बाद ना रुके, कुछ परसेंटेज डेफिनेटली डाउन इमीडिएटली आप देखेंगे इफेक्ट उसका। क्या वाकई उम्र कैद या फिर फांसी बेटर डिटरेंट क्या है, अगर हम अपने देश के हालात और यहाँ की कानून व्यवस्था और आंकड़े देखें? मेरा मानना है कि फांसी सिर्फ डिटरेंट नहीं हो सकती है, जल्दी ट्रायल और जल्दी सजा, ये डिटरेंट होगा। आप क्योंकि मर्डर में या हीनियस क्राइम जो भी हुआ, उम्र कैद तक की या 20 साल तक की सजा है, अगर साल भर के अंदर या 6 महीने, जैसा अभी अमेंडमेंट हुआ है कि 6 महीने में सब डिसाइड हो जाएगा, इवन अपील भी डिसाइड हो जाएगी और सजा मिल जाएगी, तो अगर फास्ट ट्रायल होगा और समय के भीतर, एक तय समय के भीतर सजा होगी, उससे डिटरेंट पड़ेगा, ना कि सिर्फ फांसी से। रह गई बात फांसी की, तो फांसी में जो आउटलाइन खिंची हुई है कोर्ट के हिसाब से, उसको आपको देखना पड़ेगा। अभी आपने कहा कि सबको फांसी चढ़ा दो, हम आपको रिसेंट घटना बताते हैं। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला आया, और वो ऐसा आया है कि जो भी शायद आपने पढ़ा भी होगा, आप चौंक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, महाराष्ट्र का केस था, 3 लोगों की फांसी, सीधे फांसी माफ की है, साथ में 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाया, कंपनसेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। और वो केस ऐसा था कि जिसमें नीचे अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फांसी हो चुकी थी। उन एक्यूज ने दोबारा रिव्यू लगाया, और जस्टिस सीकरी अभी हाल में रिटायर हुए हैं, उनकी बेंच ने फैसला दिया और उन्होंने फिर पढ़ा और कहा इसमें तो जांच में ही इतना ज़्यादा लैकुना है और जांच में इतनी खामी के साथ इसको फांसी कैसे दी जा सकती है। दोबारा री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया और उनको बरी किया और 5-5 लाख रुपए कंपनसेशन दिया। तो जैसे मल्होत्रा साहब कह रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप उलट नहीं सकते। जब कोर्ट के सामने चीज़ें आती, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कभी फांसी ना मिले, कानून में है और जघन्य अपराध में मिलनी ही चाहिए, लेकिन जब कोर्ट के सामने चीज़ें आती तो उसको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। वो उस घटना स्थल पर नहीं होता कोर्ट जांच अधिकारी के सामने नहीं है, उसके सामने जो साक्ष्य, जो तथ्य आते हैं, उनका बारीकी से विश्लेषण करने के बाद जब वो निष्कर्ष पर पहुंचता है, और इसीलिए कहा गया है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जब होगा तभी फांसी दी जाएगी। अगर लेश मात्र भी डाउट है तो डाउट का फायदा एक्यूज को दिया जाता। अब योगिता जी जो कह रही हैं कि विक्टिम के लिए नहीं सोचा जाता, हमारी कम्युनिटी में, हमारे समाज में नहीं सोचा गया, तो हम इनको बताएं ऐसा नहीं है। अब जो कानून संशोधन हुआ है, विक्टिम को पूरा अधिकार दिया गया है,
विक्टिम फैमिली किसी भी स्तर पर जाकर के कोर्ट में अर्जी डाल सकती है, इवन वो अपील कर सकती है। अगर सरकार अपील नहीं करती किसी की सजा के खिलाफ, बरी होने के खिलाफ, तो विक्टिम को राइट है वो अपील कर सकती है। माला जी, सवाल ये है कि विक्टिम 5 साल, 8 साल, 10 साल तक इंसाफ के लिए क्या चक्कर लगाता रहेगा? ये उसका काम है, वो एक्स्ट्रा उसका बर्डन नहीं कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसके लिए हमारी सरकार और हमारी न्याय व्यवस्था दोनों जिम्मेदार है। जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए, जिससे जल्दी मुकदमे निपटे और जल्दी डिसाइड हो, सजा मिले, ये बहुत जरूरी है। निर्भया कांड इसका एक बड़ा भारी उदाहरण है, जिसमें अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। जो भी है रिव्यू वगैरह, लेकिन ये डिले जो है वो अनरीजनेबल है और ये समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। दो चीजें, एक तो ये कि उम्र कैद बनाम जो फांसी की बहस है कि बेटर डिटरेंट क्या है, उसको लेकर क्या राय और क्या आंकड़े कहते हैं, और दूसरा ये कि क्या सब कुछ ठहर जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी कि जमीनी स्तर पर जांच, सबूतों का इकट्ठा करना और अदालत की चौखट तक पहुंचाना, वहां पर हमें पेच टाइट करने की जरूरत है और ऊपरी लेवल पर हमें शायद ज्यादा दोष देते हैं? कविंद्र जी, फांसी अपने आप में एक डेटरेंट है। मैं समझता हूं ये वर्ल्ड ओवर प्रूव हो चुका है कि ये सच्चाई नहीं है। जिस तरह के रिपोर्ट्स यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन ने इकट्ठे की हैं, और इवन अगर हमारे लॉ कमीशन की आप 262वीं रिपोर्ट देखें तो उसमें भी इन तथ्यों पे कहा गया है कि फांसी अपने आप में डेटरेंट नहीं है। अगर आप न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करके न्याय को जल्दी देते हैं और सजा जल्दी हो जाती है, वो अपने आप में एक डेटरेंट इफेक्ट होगा। मेरे पैनलिस्ट भी यही कह रहे हैं और मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं कि न्याय व्यवस्था को और मोर पर्टिकुलरली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हमारे देश में बहुत अधिक सुधार की जरूरत है। और जब मैं क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, उसमें इन्वेस्टिगेशन की भी बात आ जाती है, उसमें प्रोसिक्यूशन की बात आ जाती है, उसके बाद जल्दी अपील डिसाइड करने की बात भी आ जाती है। और इस मामले में हम कहीं ना कहीं बाकी देशों से बहुत पीछे हैं और इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। और जहां तक आपका इसका सवाल है कि मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में 2/3 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने डेथ पेनल्टी को एबॉलिश कर दिया है, और करीब करीब 50% पॉपुलेशन जो इसके बाहर है। 50% पॉपुलेशन अभी भी ऐसी है जहां कंट्रीज के अंदर जो है डेथ पेनल्टी अभी भी एग्जिस्ट करती है। ये नहीं है कि वहां क्राइम रेट कम हो गया। क्राइम रेट सिर्फ डेथ पेनल्टी इंपोज कर देने से कम नहीं होता है। उसके हिसाब से मैं समझता हूं हमारी न्याय व्यवस्था में जो प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किए हैं, अगर उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो मैं समझता हूं उसका इफेक्ट जो है वो अधिक होगा। और इवन उम्र कैद, ये कहना कि फांसी की सजा जो है वो ज्यादा डेटरेंट है, मेरा अपना मानना है किसी व्यक्ति को आप उम्र कैद दीजिए, वो ज्यादा डेटरेंट होगा दंड की फांसी के। फांसी तो आपने दे दी तो वो आदमी गया, लेकिन जब वो जिंदगी भर जेल में रहेगा और अपने परिवार से अलग रहेगा, तो रिपेंटेंशन उसके मन में हमेशा रहेगा कि मैंने एक गलत काम किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए, और शायद ये दूसरों के लिए भी एक सबक होगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था हवाई यात्रा और सुरक्षा को लेकर। प्रियंका लिखती हैं कि देश विदेश के समसामयिक मुद्दों पर इस तरह की चर्चा स्पष्ट होने के साथ साथ सार्थक और सटीक होती है, और उसके लिए राज्यसभा टीवी को धन्यवाद। निकता लिखती है कि तकनीकी तौर पर विश्व में हम आप नियमित तौर पर विकास का अनुभव करते हैं, लेकिन विकास का अर्थ केवल वृद्धि से नहीं बल्कि गुणवत्ता के स्तर पर पहुंच से भी है। लगातार हो रही विमानन घटनाओं में गुणवत्ता स्तर पर कमी नजर आती है। आप दर्शकों का शुक्रिया, और आप हमारे सभी कार्यक्रम YouTube पर देख सकते हैं। साथ ही अपनी राय, सुझाव, आलोचना हमें लगातार भेजते रहिए, कार्यक्रम में शामिल करेंगे। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।